वह लड़की जब देखती है कि धैर्य उसकी तरफ आ रहा है तब वह डर जाती है और अपने ब्लूट को आगे करते हुए कहती है, दूर रहो तुम मुझसे। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बातें सुन रहे थे? इतने अच्छे खासे लड़की को किसी और की बातें सुनते हुए शर्म नहीं आती? यहाँ बैड मैनर्स होता है, दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए। धैर्य अपनी कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए ही कहता है, तो क्या लोगों को दूसरों की बुराई करनी चाहिए? और दूसरी बात, मैंने तुम्हारा वीडियो रिकॉर्डर इसलिए बंद किया था क्योंकि मुझे यह सब पसंद नहीं है। तुम जब मैं स्टेज पर रहूँगा तब जो चाहे वह कर लेना, लेकिन मैं अपनी नॉर्मल लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीना पसंद करता हूँ, किसी और के नहीं। उसके बाद उस लड़की के पास जाता है और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचकर उसके पॉकेट में पड़े मोबाइल को निकालकर कैमरे को ऑन करता है और उस लड़की की तरफ देखकर कहता है, लुक दिस। वह लड़की कैमरे की तरफ देखती है तो धैर्य उसमें फ़ोटो खींचकर उस लड़की को देते हुए कहता है, अपने वॉलपेपर में लगा लेना और आइंदा से मेरी बुराई मत करना। यह कहकर वह जाकर रेलिंग पर बैठ जाता है। वह लड़की एक बार फोटो को देखती जिसमें धैर्य काफ़ी क्यूट लग रहा था। उसके बाद वह उसे जल्दी से अपने पॉकेट में रख लेती है और उसके बगल में जाकर बैठते हुए कहती है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम काफ़ी अकेले हो। लोगों की भीड़ में भी तुम्हें तुम्हारा अकेलापन जाने ही नहीं दे रहा है। इसकी वजह बता सकते हो? फ्रेंड समझकर ही धैर्य अपने सामने फैले शहर को देखते हुए कहता है, मुझे अपनी फीलिंग अपने तक रखना ज़्यादा पसंद है। मैं लोगों के सामने उसे बताना पसंद नहीं करता। वह लड़की कहती है, तो मैंने कौन सा कहा कि अपनी फीलिंग बताओ? मैंने कहा है अकेलापन। इतना क्यों है? धैर्य इस बार उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ना ही तुम मेरी दोस्त हो और ना ही तुम मेरे इतने करीब हो। आज तो पहली बार मिला हूँ, इसलिए मैं अपने बारे में किसी को नहीं बताता। वह लड़की कहती है, अरे इसलिए तो बोल रही हूँ कि आज पहली बार मिले हैं हम दोनों। क्या पता फिर कभी मिलो या न मिलो, इसलिए जो फीलिंग है मुझे बता दो। क्या पता कुछ दिल में जो भार है वह उतर जाए। उसकी बात सुनकर धैर्य कहता है, क्या तुम मुझे कुछ पल के लिए अकेला छोड़ सकती हो? उसकी बात सुनकर वह लड़की कहती है, लेकिन एक शर्त पर। धैर्य उसकी तरफ देखता है तो वह लड़की कहती है, देखो मुझे तुम्हारे पूरे बैंड में इकलौते तुम पसंद हो, ठीक है? और मैं नहीं चाहती मेरा आइडल सुसाइड कर ले, इसलिए तुम इस रेलिंग से कूदकर मरने की कोशिश मत करना, फिर मैं चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर धैर्य हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, तुम इतना बोलती क्यों हो? वह लड़की अपनी आंखें टिमटिमाते हुए कहती है, वह तो मैं पैदा होते ही बोलना शुरू कर चुकी थी। सब बोलते हैं कि मैं बहुत बोलती हूँ। चलो अब मैं चलती हूँ। और एक बात, आई लव यू। धैर्य उसकी तरफ देखता है तो वह लड़की उसके गाल पर किस करते हुए कहती है, मेरा साफ कहना है, अगर आपके सामने वह लड़का है जिसे आप पसंद करते हो तो अपने जज्बात अपने तक मत रखो। उसे बता दो कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो, ज़्यादा अच्छा होता है।
इसलिए मैंने तुम्हें अकेला पाया, इसलिए मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया। अब तुम हाँ कहो तब भी ठीक है, ना कहोगे तो मैं दोबारा ट्राई करूँगी। बाय। यह कहकर वह फ्लूट बजाते हुए वहाँ से चले जाती है। धैर्य अभी भी हैरानी से उसी तरह देख रहा था। जिस तरफ वह लड़की गई थी, वह उसे आवाज़ लगाते हुए कहता है, अरे सुनो तो, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन वह लड़की कोई जवाब न देते हुए चली जाती है। धैर्य डूबते हुए सूरज को देखते हुए कहता है, तू तो जा रहा है अपनी रोशनी बिखेर कर, लेकिन कोई आया है मेरी ज़िंदगी में जिसने मुझे नया सवेरा देखने का मौका लाया है। सोचकर वह वहाँ से खड़ा होता है और वापस ऑडिटोरियम की तरफ निकल जाता है। ऑडिटोरियम वेलकम पार्टी ख़त्म हो चुकी थी। सभी अपने अपने पार्टनर्स को पकड़कर अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। वेद अभी भी ओनी को घूरे जा रहा था, जो कि कार के बाहर अपने सिर पर पहने क्राउन को हाथ में पकड़े देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। अचानक वो ब्रेक लगाता है तो ओनी उसकी तरफ देखती है। वेद अपने गले में पहने टाई के नोट को ढीला करते हुए कहता है, मुझे अभी के अभी चाहिए। ओनी उसकी तरफ देखती है और वहाँ बोतल पर रखे हुए पानी को उसे देते हुए कहती है, ये लो। वेद अपनी आंखें सिकोड़ कर उसे देखता है और अपने सूट का बटन खोल उसे बैक साइड पर फेंक देता है और अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। उसकी हरकत को देख कर ओनी कहती है, सर आर यू ओके? उसकी यह पूछने पर वेद की आंखें चमक उठती हैं। वह एक झटके से ओनी को पकड़कर अपने पास खींचते हुए बेतहाशा चूमने लगता है। उसके अचानक ऐसे करने पर ओनी हैरान हो जाती है और उसे खुद से अलग करते हुए कहती है, यह आप क्या कह रहे हो? छोड़ो मुझे। लेकिन वेद तो जैसे होश में ही नहीं था। वह उसे लगातार किस कर रहा था और उसे बाइट भी कर रहा था। ओनी को अब एकदम से गुस्सा आने लगता है तो वह चिल्लाते हुए कहती है, वेद ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे। उसके चिल्लाने से वेद उसकी तरफ देखता है और उसके गले को पकड़ते हुए कहता है, घर चलो। यह कहकर वह गाड़ी को फुल स्पीड में घर की तरफ ले जाता है। हेल मेंशन वेद बाहर आता है और ओनी की तरफ का डोर खोलकर उसे जबरदस्ती खींचते हुए अंदर की ओर ले जाने लगता है। उसके हाथ पर मारते हुए ओनी कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? यह क्या कर रहे हो? कहते हुए वो वहीं जमीन पर बैठ जाती है तो वेद उसे तुरंत अपनी बाहों में उठाकर अंदर की ओर ले जाने लगता है। वेद उसे बेड पर पटक देता है और अपने शर्ट के बटन खोलकर खिड़की को खोलकर एक लंबी गहरी सांस लेता है। फिर पलटकर ओनी की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। ओनी अपने आप को पीछे घसीटते हुए कहती है, यह तुम क्या कर रहे हो? आज तुम होश में नहीं हो। क्या हुआ है तुम्हें? किसी ने कुछ दिया है क्या? वेद घुर्राते हुए उसके पास आता है और उसके ऊपर झपट पड़ता है। ओनी उसे खुद से दूर ढकेलने की कोशिश करती है तो वेद उसके ड्रेस पर अपनी उंगली फंसाकर उसे फाड़ देता है। ओनी का शरीर डर से कांप रहा था। वह उसे रोते हुए धक्का देने की कोशिश करते हुए कहती है, वेद यह तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। पागल हो गए हो क्या तुम? लेकिन वेद का पूरा शरीर आग की भट्ठी की तरह गर्म हो गया था।
उसे तो खुद ही समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है। बस उसके शरीर की हीट को कम करना चाहता था। आनी उसे धक्का देती है और वॉशरूम की तरफ भागती है, और वह जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करने वाली होती है कि वेद वॉशरूम के दरवाजे को धक्का देता है, जिससे अवनी फर्श पर गिर जाती है। वेद उसके पूरे कपड़े को फाड़ कर अलग कर देता है और उसके पूरे शरीर को बेइंतहा चूमने लगता। अवनी रोते हुए कहती है, वेद, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन वेद को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वह उसके पूरे कपड़ों को उससे अलग कर देता है। अवनी नंग अवस्था में उसके सामने खुद को समेटे हुए बैठी थी। वेद उसके ऊपर आ जाता है। अवनी जोर से चिल्लाते हुए, नहीं वेद। होटल में विक्रम दौड़ते हुए वहाँ के एक कमरे में जाता है। वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को बेतहाशा चूमे जा रहे थे। विक्रम चिल्लाते हुए उसकी आवाज़ सुनकर वह लड़का और लड़की उसकी तरफ देखते हैं। उस लड़की के चेहरे को देखकर विक्रम कहता है, सॉरी, गलत कमरे में आ गया। यह कहकर वो जल्दी से दरवाज़ा बंद करता है और अपने मोबाइल को निकाल कर देखता है, जिसमें अननोन नंबर से एक एसएमएस आया हुआ था कि धोनी किसी लड़के के साथ ब्लू होटल में रूम नंबर 202 में है, जिस कारण विक्रम भागते हुए आया था। वो रूम नंबर देखता है जिसमें 201 लिखा हुआ था। वह जल्दी से 202 के रूम का दरवाज़ा खोलता है और वह वहाँ पर जाता है। वहाँ पर उनकी प्रोजेक्ट पार्टनर बैठी हुई थी, जिसे देखकर विक्रम की आंखें छोटी हो जाती हैं और वह गुस्से से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उसकी बात सुनकर चित्रा, जो कि उसकी कंपनी में प्रोजेक्ट के साथ उसके साथ काम कर रही थी, वह अदा के साथ खड़ी होती है और कहती है, मिस्टर धोनी, आपको गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह तो बस मुझे आपसे अकेले में मिलना था। उसकी बात सुनकर विक्रम उसे गले को कसकर पकड़ते हुए कहता है, अगर तुम्हें मुझसे मिलना था तो ऑफिस में आती। यहाँ पर आकर यह सब करने का क्या मतलब है? और तुमने मुझे धोनी से रिलेटेड ऐसा एसएमएस क्यों सेंड किया था? उसकी बात सुनकर चित्रा कहती है, कम ऑन सर, मैंने आपको कितनी ही बार कॉल किया, लेकिन आपने मेरा कॉल एक बार भी रिसीव नहीं किया। लेकिन जैसे ही उस लड़की का नाम मैंने लिखा, आप तो भागते हुए यहाँ पर आ गए। आपको तो पता है, आई लव यू। कहते हुए वह अपनी उंगलियों को उसके गर्दन पर सहला रही थी। विक्रम उसे खुद से दूर ढकेलते हुए कहता है, जो बात करनी है वहाँ पर बैठ कर करते हैं। उसकी बात सुनकर चित्रा कहती है, ओके। उसके बाद इंटरकॉम पर कॉल करके 2 जूस को ऑर्डर करती है। तो विक्रम कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ खाना पीना खाने नहीं आया हूँ। जो काम के लिए बुलाया है वह कहो। उसकी बात सुनकर चित्रा अदा के साथ कहती है, कम ऑन सर, ऐसे ही बात करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया है। लेकिन आप तो ऐसे भड़क रहे हो जैसे मैंने आपको आपसे सबसे प्यार अजीत चीज दूर कर दिया हो। उसकी बात सुनकर विक्रम कोई जवाब नहीं देता। तभी डोर नॉक होता है तो चित्रा कमिन कहती है, जिसके साथ ही एक वेटर
जो जूस लेकर आता है और वहाँ पर रखकर चला जाता है। चित्रा एक खुद लेती है और एक विक्रम को देते हुए कहती है, सूखे गले से बात करना अच्छा नहीं लगता सर। उसकी बात सुनकर विक्रम ग्लास को उठाता है और पूरा ग्लास एक ही बार में खाली करके गुस्से से कहता है, बोलो क्यों बुलाया है तुमने। उसके पीने के बाद चित्रा अजीब तरीके से मुस्कुराती है और आकर उसके पास बैठ जाती है। विक्रम उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, यह क्या बदतमीजी है, दूर रहो मुझसे। यह कहकर वह उसे धक्का देता है तो चित्रा उसके गले पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, इतना भी क्या नाराजगी, क्या मैं धोनी जितनी खूबसूरत नहीं हूँ। अचानक विक्रम की आंखों के सामने धुंधलापन सा आने लगता है और वह उसे धक्का देने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता। चित्रा उसके गले को पकड़कर उसके होठों के करीब आने लगती है। अगली सुबह वेद अपने सिर को पकड़कर उठकर बैठता है और आसपास देखता है तो वह वॉशरूम के फर्श पर लेटा हुआ था। फिर वह अपनी आंखें मींच कर अपने आसपास देखता है तो वहाँ पर अवनी अपने दोनों पैरों को मोड़कर अपना सिर को छुपाए हुए अभी भी सिसक रही थी। वेद अवनी की तरफ देखता है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, अवनी। अवनी उसकी आवाज़ सुनकर अपने आप को और कसकर समेट लेती है और फिर कांपते हुए कहती है, दूर रहो तुम मुझसे। वेद उसकी तरफ देखता है तो अवनी के हाथ में खून लगा हुआ था और उसके कपड़े पूरे तरीके से फटे हुए थे। यह देखकर उसे समझने में जरा सा भी देर नहीं लगता कि पिछली रात उसने क्या करने की कोशिश की है। वेद अवनी को शांत कराते हुए कहता है, सॉरी। उसकी बात सुनकर अवनी और तेजी से रोने लगती है और वह रोते हुए ही कहती है, तुम कल मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे और एक सॉरी कहने से तुम्हारा सारा गलती माफ़ हो जाएगा। अगर मैं तुम्हें कल मारती नहीं तो तुम मेरे साथ क्या करते तुम्हें पता भी है। वेद कहता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। लगता है किसी ने मेरे ड्रिंक्स में कुछ मिलाया था। उसकी बात सुनकर अवनी उसकी तरफ देखती है तो वेद उसे अपनी बाहों में उठाता है और बाथटब में बैठा देता है और नल को चालू कर देता है। उसके बाद वह अपने कपड़े उतार कर बाथटब में खुद भी बैठ जाता है। अवनी उससे दूर होने की कोशिश करती है तो वेद कहता है, मेरा सर पहले से ही दर्द कर रहा है। अगर तुमने हिलने की कोशिश करी तो मैं होश में रहकर भी तुम्हारे साथ वह सब कर सकता हूँ, इसलिए चुपचाप बैठी रहो। उसके ऐसे धमकी देकर कहने पर अवनी कांपते हुए चुपचाप बैठ जाती है। वेद बॉडी शैम्पू लेता है और अपने पूरे बॉडी में लगाकर अवनी को देते हुए कहता है, तुम खुद करोगी या मैं करूं। अवनी तुरंत उसके हाथ से बॉडी शैम्पू छीन लेती है। वेद उसकी तरफ देखकर कहता है, मैं पहले से ही तुम्हें देख चुका हूँ, इसलिए इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है और मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है और मैं तुमसे कह भी रहा हूँ, जो कुछ भी हुआ है कल मैंने जानबूझकर नहीं किया। लगता है किसी ने मेरे ड्रिंक में नशीला पाउडर मिलाया था। एक बार पता चल जाए फिर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी उसकी नज़र अवनी के गोरे कंधे पर जाती है जहाँ पर वेद के दांतों के निशान साफ नजर आ रहे थे।
वेद अवनी को अपने पास खींचता है और उसके कंधे पर उंगलियों सहलाते हुए कहता है, दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर अवनी उसे घूर कर देखती है और उसके गले से पकड़कर उसके कंधे पर अपने दांत गड़ा देती है। वेद के मुंह से एक टीस सी निकलती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। जवानी पूरे तरीके से उसे काट कर सेटिफाइड हो जाती है तो कहती है, तुम्हें दर्द हुआ। उसकी बात सुनकर वेद उसके गले को पीछे से पकड़ता है और उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसके पूरे शरीर को सहलाते हुए कहता है, नहीं हुआ है। कहकर वह उसके होंठों का रसपान करने लगता है। अवनी उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पूरी तरीके से अपने ऊपर ही चिपका लेता है। थक हार कर अवनी अपने हाथ उसके गले पर लपेट लेती है और उसका साथ देने लगती है। वेद उसके सिर को सहलाते हुए उसे किस करने लगता है। अवनी अपनी आंखों को बंद करे उसके चुम्बन में खोई ही जा रही थी। वेद उसे बहुत डीपली किस कर रहा था। वेद उसे अपनी बाहों में उठाता है और शावर के नीचे खड़ा करके उसके हाथों को पकड़कर कहता है, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। अब तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। यह कहकर वह उसके हाथों को नीचे की तरफ लेकर जाता है और एक हाथ से उसके गले को पकड़कर उसके होंठों पर लगातार किस करने लगता है। अवनी के हाथ जैसे ही उस चीज को छूते हैं, मानो वह पूरे तरीके से बर्फ की तरह ठंडी सी हो जाती है और वह अपने हाथ पीछे लेने लगती है। तो वेद जबरदस्ती उसके हाथ को पकड़कर कहता है, अगर तुम्हें यह नहीं किया तो मैं कुछ और कर सकता हूँ। इधर होटल में विक्रम की नींद खुलती है। वह अपने सिर को पकड़कर बैठ जाता है और अपने सिर को दबाते हुए कहता है, यह मेरा सिर, इतना दर्द क्यों हो रहा है। फिर अचानक उसे चित्रा की याद आती है जो उसके करीब आ रही थी। वह झटके से अपने आसपास देखता है और जब उसकी नज़र बेड पर जाती है तो वह खुद को ही गाली देते हुए कहता है, सिट सिट, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ किसी और के साथ। मैं तो धोनी से प्यार करता हूँ। मैं जाकर बेड को देखता है, जिसकी हालत देखकर कोई भी बता सकता था कि पिछली रात यहाँ पर क्या हुआ है। जिसमें कुछ लाल धब्बे साफ नजर आ रहे थे, जिसे देखकर विक्रम की आंखें छोटी हो जाती हैं और वह खुद से कहता है, उस घटिया औरत को देखकर तो नहीं लगता कि वह इसका फर्स्ट टाइम होगा। वैसे यह कहाँ है। तभी उसकी नज़र बेड पर पड़े ब्लैंकेट, बैंगल्स और कपड़ों पर जाती है, जिसे देखकर विक्रम कहता है, ऐसे कपड़े तो उसने नहीं पहने थे, तो मैंने किसके साथ रात बिताई है। और अगर इस बारे में धोनी को पता चल गया तो वह मुझसे हमेशा के लिए ही दूर चली जाएगी। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे खुद से दूर कभी भी कहीं नहीं जाने दूंगा। सोचते हुए वह अपने कपड़े आसपास देखता है, लेकिन उसे अपने कपड़े कहीं भी नजर नहीं आते। वह जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, होटल में मेरे लिए कपड़े लेकर आओ। यह कहकर वह कॉल को कट कर देता है और खुद से कहता है, ये कौन सा चोर है जो खुद तो यहाँ पर आई और मेरे कपड़े भी उठा कर ले गई। सोचते हुए वह तुरंत वॉशरूम में घुस जाता है। कुछ देर बाद वह नहाकर वॉशरूम
पहनकर बाथरोब पहनकर आता है तब तक उसके कपड़े भी आ चुके होते हैं।